हाँ तो बच्चों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की व्याख्या। देखिए, चाहे पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वहाँ पर उनकी दो ऊर्जाओं का बड़ा प्रभाव होता है। कौन सा पदार्थ कब ठोस होगा, कब द्रव होगा, कब गैस होगा, ये निर्भर करता है उनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के आधार पर। अगर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा, अणु पास पास आएंगे। और अगर गर्म किया जाए पदार्थ को, किसी पदार्थ को गर्म किया जाए लगातार, जैसे आप बर्फ को गर्म करते हो या दूध को गर्म करते हो, तो उनके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब है कि दो अणुओं के बीच में, किन्हीं भी दो अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान, जो अंतर आणविक आकर्षण पर काम करता है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई द्रव्य है और ये इनके अणु है, बहुत करीब करीब है, बहुत संकीर्ण है, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। सपोज कर लो ये अणु इनके बहुत पास पास हैं। अगर अणु बहुत पास पास हैं तो अणुओं के, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन अणुओं को बहुत पास पास दिखाया जा रहा है। अब ये अणु बहुत पास पास हैं तो आपको ज्ञात होगा कि इन्हीं भी दो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है। अणु बहुत पास पास हैं तो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होगा, और रिक्त स्थान कम होगा तो किन्हीं भी दो अणुओं के बीच में काम करने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। तो इस तरह से मान लो ये सॉलिड है और ये दूसरा पदार्थ है कोई गैस, लिक्विड। इनके अणु थोड़े दूर दूर, इनके अणु थोड़े, यानी ठोस के अणुओं की अपेक्षा इनके अणु दूर दूर हैं। और तीसरा पदार्थ आपके पास होता है गैस। पता चला इनके अणु बहुत दूर दूर, इनके अणु बहुत दूर दूर, ठीक, ये गैस। तो देखें, अब चूंकि इनके अणु बहुत पास पास है, ठोस है, तो इसलिए यहाँ पर दो अणुओं के बीच काम करने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ क्या होगा, ठोस में मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम माने अधिकतम होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही फोर्स लिक्विड में लेस होगा, और यही फोर्स अगर आप गैस में देखेंगे तो ये मिनिमम होगा, मिनिमम, बहुत कम, नहीं के बराबर। अब अणुओं के बीच अगर आकर्षण रिक्त स्थान बहुत कम है तो निश्चित है अणुओं के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होगा। इनके अणु बहुत पास पास हैं तो किन्हीं भी दो अणु के बीच काम करने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक है, और इन अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है। कारण क्या है? इनकी स्थितिज ऊर्जा उच्चतम है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, उच्चतम है। और लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी पीई लेस है, कम है। और इसमें जो है गैस में स्थितिज ऊर्जा पीई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ऊर्जा मिनिमम होगी तो दूसरी ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कम है, कम, बहुत कम है, तो गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अब आप देखिए ठोस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ठोस के अणुओं से अधिक होगी, मोर होगी, और यहाँ पर गैस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। अब एक काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी अगर आप गर्म करेंगे ठोस को, और ठोस के अणुओं को ऊर्जा मिलनी शुरू हुई तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में जब ये कन्वर्ट होने लगेगी तो इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा, और अणु दूर होते लग जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ठोस अवस्था को छोड़ के किसमें बदल जाएंगे, द्रव में।
लगातार आप गर्म करते रहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहे तो लगातार ये फिर बदल जाएंगे गैस में। तो इस तरह से देखिए किसी भी द्रव्य की जब हम गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उनकी कौन सी ऊर्जा अधिक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, बहुत अधिक है, तो ठोस होंगे, कम है तो द्रव होंगे, सबसे कम है मिनिमम है तो गैस हो जाएगी। लेकिन गर्म करने पर ठोस के अणुओं की पोटेंशियल एनर्जी ब्रेक डाउन होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का परिणाम ये होगा कि एक ठोस से किस में चेंज होंगे, द्रव में, और द्रव से फिर बदल जाएंगे गैस में। यही चीज़ को बोला जाता है चेंजिंग ऑफ स्टेट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। अब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। अब इसमें तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे ठोस अगर द्रव में बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं, गलन कहते हैं, और द्रव से अगर गैस में बदलता है तो उसे क्वथन कहते हैं या वाष्पन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं, तरह तरह अलग नाम दिया गया। बॉइलिंग की गैस क्वथन कहते हैं। अब अगर ठंडा करते जाएँ इनकी गतिज ऊर्जा कम होगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, फिर गैस से बदल जाएंगे किसमें, द्रव में, जिसे आप कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। और आप इसको अगर ठंडा करेंगे तो ये ठोस से द्रव से किस में बदल जाएंगे, गैस में बदल जाए, ठोस में बदल जाएंगे, जिसे आप हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीज माने जमना कहते हैं। दूध को भी फ्रीजर में रख दीजिए टेम्परेचर बहुत लो करके, तो देखिए फ्रीज एक समय दूध जम जाएगा। क्यों, वहाँ लगातार उनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो डाउन हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब अणु पास आते हैं, अणु पास आएंगे तो अणुओं के बीच का आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो उनकी जो अणुओं की टू एंड फ्रो वाली मोशन है, ब्राउनियन गति है, वो गति लगातार कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से गतिज आणविक वो एक समय तब वो बदल जाएंगे ठोस में। तो गतिज आणविक सिद्धांत यही कहता है कि आप देखिए किसी द्रव्य की कौन सी, अगर ये टेस्टर है तो इस टेस्टर के ये इसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज है, डेफिनेट वॉल्यूम है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। अणु मजबूती से इसलिए बंधे हैं एक दूसरे से कि इन अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा है। अणु मजबूती से बंधे हैं जिससे ये आणविक मोशन नहीं कर सकते, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। यही बात द्रव में आणविक बल घटता है, अणुओं के बीच रिक्त स्थान बढ़ता है। कारण क्या है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, और अणु थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं, जिससे उनका शेप तो नहीं डिफरेंट होता द्रव का, लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट होता है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम होती है और काइनेटिक एनर्जी उच्चतम होती है। अणुओं के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करता है, अणु स्वतंत्रतापूर्वक जहाँ चाह वहाँ राह वाली स्थिति में गति कर सकते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट डे अब एक एक ठोस, फिर द्रव, तब गैस के गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करेंगे।